छात्र विद्यार्थियों, आज हम पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 4 पढ़ेंगे। विकास और ह्रास। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। आंतरिक झगड़े हुए, आपस में राजा महाराजा लड़ते रहते थे। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्ष अर्थात ईस्वी 1 से लेकर 1000 ईस्वी तक। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। राष्ट्र के बारे में सोचने का। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है, अर्थात ये जितने भी देशों के नाम आए हैं उनसे भारत का संपर्क बढ़ा ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। पूर्वी समुद्रों की ओर कहने का मतलब जो इंडोनेशिया, मलेशिया, हमारे पूर्व के देश हैं, जापान, उनके साथ हमारे संबंध बढ़े। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है, अर्थात पूर्व में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कंबोडिया में आप देखोगे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। 4वीं शताब्दी मतलब 400 ईस्वी की बात है। आज से 1600 साल पहले, 1600 साल पहले की बातें हो रही हैं। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, अर्थात जो समुद्रगुप्त का शासन था वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की अप्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई देते हैं। दीप्ति होता प्रकाश और उमंग होता जोश। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं, अर्थात स्वर्ण युग समाप्त होने से पहले ही उसकी कमजोरी और जो पतन था वो भी दिखाई देना शुरू हो गया था। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों, जो उत्तर और पश्चिम की तरफ से गोरे हूण ये जाति थी एक जिसने भारत पर आक्रमण किया था। गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, अर्थात आधी शताब्दी मतलब 50 वर्ष तक उत्तर भारत पर शासन करते हैं हूण जाति। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है, अर्थात भारत से बाहर खदेड़ दिया जाता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी होता है, भीतरी अंदर की परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और कठोर व्यवहार किया भारतीयों के साथ और बर्बर बगैर दया का व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न था। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन मध्य प्रदेश का जिला है, उज्जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहले उज्जैनी नाम था, प्राचीन नाम उज्जैन का, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी। फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है, लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी अर्थात आज से लगभग 1100 वर्ष पहले में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज
सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है। पराक्रमी होता है बहादुर और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह बहुत बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, अनोखा, अद्भुत होता है अनोखा, जिसे अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की थी। योग्यता होता है प्रतिष्ठा। वह व्याकरण और उसका था, साथ ही व्याकरण अर्थात व्याकरण का अच्छा जानकार, व्याकरण जानने वाला। उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। उसने खगोल शास्त्र, जो खगोल में रुचि, अपने जैसे आर्यभट्ट सबसे बड़े खगोल शास्त्री हुए थे प्राचीन काल में, उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया, अर्थात जो प्राचीन इमारतें हैं या और कुछ हैं उनको संभाल कर रखा। वह स्वयं कवि और लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला था। घर से होता क्योंकि उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था। क्योंकि उत्तर भारत देखोगे आप, जो फसलें काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ, और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस उत्तर प्रदेश का जिला है। धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, वहाँ संस्कृत ज्ञान और बौद्धों द्वारा ज्ञान का प्रसार हुआ। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। नालंदा ये बिहार के अंतर्गत आता था, और तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है, ये नालंदा और तक्षशिला बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैदक का विद्यालय था, जहाँ वैद शिक्षा देते थे, अर्थात चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। कृषि का विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया है। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। उज्जैनी जो विश्वविद्यालय था, जैसे रोहतक के अंदर MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, ऐसे ही उज्जैनी में विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ या जन्म हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, जो 1000वीं शताब्दी थी, उसके लिए आया है। सहस्त्र होता 1000। यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी, और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो। उनकी धड़कनें मंद होने लगी थी, धीमी होने लगी थी। 8वीं शताब्दी में शंकर
के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा था। पतन, ह्रास होता पतन, और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप, अर्थात योग में भी परिवर्तन होने लगा था जो गलत रूप था उसका, और तांत्रिक पूजा तंत्र मंत्र का भी प्रभाव बढ़ने लग गया था। तो ये आपको लेसन पढ़ना है यहाँ तक, बाकी हम सोमवार को पढ़ेंगे।